अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो कि नून लीग के मुमकिना तौर पर कैंडिडेट होंगे अगले इलेक्शंस में वज़ारत उज़्मा के लिए। उन्होंने लाहौर में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से खिताब किया और उन्होंने माशी पॉलिसी से मुतालिक कुछ इशारे दिए हैं। ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं पूछना चाहिए, अगर पैसा आ रहा है इंडस्ट्री में सिर्फ ये बात ठीक है। फिर उन्होंने कुछ ये भी इशारा दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। शरह सूद को हमारे ज़माने में यानी 2013 से ऑनवर्ड्स उन्होंने कहा कि इतना कम रखा गया था, तो कोशिश करेंगे अगर उनकी हुकूमत आई कि इसको फिर से कम किया जाए। क्या ये इशारा है कि उनके आने वाले दौरे हुकूमत में अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं तो शरह सूद कम होगा और माशी पॉलिसीज़ कैसी होंगी? और भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जिसको आज हम अपने तज्ज़ियाकारों से डिस्कस करेंगे। डॉलर के रेट से मुतल्लिक भी उन्होंने इजहार ख़याल किया। इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने ओवरऑल सियासतदानों को, ख़ासकर जो सियासतदान हैं जो काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, काफ़ी दफ़ा आजमूदा सियासतदान हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदानों को तो घर बिठाना होगा और किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान क़यादत को, नई सियासत को, नई क़यादत को अब मौका देने की ज़रूरत है। अपने आप को भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया। इसके ऊपर ज़रा आगे जाके बात करते हैं। बुनियादी सवाल हमारा पहला इस चीज़ के ऊपर है कि क्या ये जो नवाज शरीफ ने बात की है कि इंडस्ट्री में जो पैसा लगेगा उसके बारे में ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, ये दुरुस्त है नवाज शरीफ का मौक़िफ़? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब लाहौर स्टूडियो से, और स्काइप से शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये इकनॉमिकली और ख़ासकर हमने बड़ी रिफॉर्म्स की हैं ना सिर्फ फैटफ से निकलने के लिए बल्कि IMF के जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए भी, क्या ये दुरुस्त समत है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ना ही ये कोई प्रूडेंट इकनॉमिक पॉलिसी होगी और ना ही इन हालात में उनको इस बात की इजाज़त मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त एक IMF प्रोग्राम में है और IMF वाज़े तौर पर कह चुका है कि आप किसी किस्म का जो है आप पैकेज नहीं देंगे जिसमें आप ब्लैक मनी को वाइट करने की इजाज़त दें, कोई एमनेस्टी अब आप नहीं दे सकते हैं। तो IMF तो इस पर बड़ा क्लियर है और जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है, अगर वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती है तो उनके लिए भी बड़ा इस वक्त तो वाज़े है कि उनको IMF में जाना पड़ेगा और IMF प्रोग्राम में अगर वो 2-3 साल रहते हैं तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती जो कि इंडस्ट्री को एमनेस्टी दे, इस बात की इजाज़त दे कि वो पैसा लेकर आएँ और पैसा जो है वो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना हो। मुझे समझ नहीं आती, ये जो बात अभी बिलावल साहब ने की उस पर तो आते हैं, लेकिन ये सियासतदान एक अरसे तक इक़्तिदार में रह चुके हैं, लेकिन हमेशा वही गलतियां क्यों दोहराना चाहते हैं जो ये माजी में दोहराते हुए आए हैं? क्या जो आसपास ममालिक तरक्की कर रहे हैं उनकी कोई मिसाल अहमियत नहीं रखती? क्या वो मिसालें रेलेवेंट नहीं है? क्या इस तरीके से दुनिया ने पैसा बनाया है? इंडिया की आप मिसाल ले लें, बड़ा कंपैरिजन हमें करने का शौक होता है उनसे। क्या उन्होंने खुली एमनेस्टी दी है हर मरतबा कि कभी आप रियल स्टेट पे दे दो, कभी आप ब्लैक मनी पे दे दो, कभी आप इंडस्ट्री पे दे दो? ये नहीं होता है, आपको माहौल बनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक फ्री जोन्स हो जहां आप ये कहें कि आप 10 साल के लिए आपको हम टैक्स में कोई रिलीफ दे देंगे या आपको सस्ती जमीन दे देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप फलाना चीज पे अगर प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर और आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको टैक्स जो है उसमें कमी कर देंगे। इस किस्म की पॉलिसीज तो देखी है, लेकिन ये एक अंधा कुआं किया है कि आप जहां से भी पैसे लाए आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला और जो खुद पनामा केस में भी सामने आया और इसके अलावा दीगर हमारे सियासतदानों के सामने आता रहा है, शहबाज शरीफ साहब का जो था, हमजा शहबाज शरीफ का केस था कि उनके अकाउंट में टीटीज आती गई और उनकी वेल्थ जो है उसमें एक्सुबरेंट इजाफा हुआ, 300 400 गुना इजाफा हो गया और जब उनके अकाउंट्स देखे गए तो क्या था कि फॉरेन रेमिटेंस आई है। अब 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी वो अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन कुछ उसमें काम जो किए गए थे वो बहुत हर्ट किए हैं पाकिस्तान को। उसमें मैं आपको मिसाल देता हूं, ये 1992 का एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट।
उसमें आपने ये भी फ्रीडम दे दिया था कि आप जितने डॉलर होल्ड करना चाहें, जितनी रेमिटेंसेस बाहर से मंगवाना चाहें, जितने डॉलर्स मुल्क से बाहर भेजना चाहें, आपको फ्रीडम होगा, आपको इजाजत होगी, कोई पूछगछ नहीं होगी। और उसी पॉलिसी की वजह से आपको पता है कि कितने करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं कि जब बाहर से पैसा आया तो क्या वो यहीं से राउट होके गया था, क्या वो करप्शन का पैसा था जो बाहर गया और बाहर से आपने रेमिटेंस के तौर पे मंगवा लिया अपने अकाउंट में, और फिर आप कहते हैं कि पूछने की इजाजत ना हो। यहां से जो पैसा बाहर जाता रहा है उस पर आपने कहा कि कोई सवाल नहीं करेगा। ये इस किस्म की पॉलिसी से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और अब हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक तो IMF इजाजत देगा और इसके अलावा ये कोई प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है कि आप जो है इजाजत दे दें इंडस्ट्री को कि जितना पैसा आप लगाना चाहे लगाएं, कोई पूछगछ नहीं होगी। दूसरा जो 22% इंटरेस्ट रेट का भी मैं जवाब दे दूं साथ ही, ये फिर इसहाक डार साहब से पूछिए, क्योंकि जाहिर ऐसे करते हैं जैसे 2017 तक हुकूमत थी और इसके बाद नून लीग की हुकूमत ही नहीं थी। ये 16 महीने 18 महीने नून लीग की हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपके, जिसमें वजीर खजाना आपके, जिसमें क्लेम्स और दावे आपके कि आप महंगाई को कम करेंगे, आप शरह सूद को कम करेंगे, आप बिजली की कीमत कम करेंगे, आप गैस की कीमत कम करेंगे। आपने कुछ नहीं किया, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए आपको शरह सूद को 22% तक बढ़ाना पड़ा है। और जब तक आप महंगाई कम नहीं करेंगे शरह सूद कम नहीं होगी, खासतौर पर IMF के रहते हुए तो नहीं होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंडस्ट्री 22% पे नहीं चल सकती है। तो सबको पता है कि जिसने अपना पैसा इंडस्ट्री पे लगाना है वो सेविंग अकाउंट में रख के 22% कमा लेगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? आप तरीका ये बताएं कि आप कैसे कम करेंगे, और हमें 2013, 14, 15, 16 की मिसालें ना दें, हमें 16 महीने का तो हिसाब दें कि उसमें आपने क्या ऐसा किया और आपके वजीर खजाना ने क्या ऐसी गलत पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। बट आई थिंक इसको थोड़ा सा इस चीज से भी लिंक कर रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी गुफ्तगू अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि 90 के दौर में अगर जो पॉलिसीज थी उनको चलने दिया जाता और मुदाखलत ना की जाती सियासी मामलात में, तो फिर पाकिस्तान की माशी समत दुरुस्त होती। देखिए जो ब्रॉडर पॉलिसी थी ना पाकिस्तान की, वो नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल दुरुस्त थी कि पाकिस्तान को लिबरलाइज करना है, पाकिस्तान को जो है आपने एक ओपन इकोनॉमी बनाना है। इंडिया ने हमारे बाद में किया, ब्रॉडर पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, उस पॉलिसी को किसी सियासतदान ने चेंज नहीं किया है, वो पॉलिसी वैसी की वैसे ही चल रही है। अच्छा। हमने गलती कहाँ की है? इंडिया, बांग्लादेश, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दी, एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे। अब मैं आपको बताता हूं, जो नवाज शरीफ जो 4 साल का कहते हैं 2017 तक हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट हमारी थी। और जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, डॉलर आपको नहीं मिलेंगे, आप भीख मांगते रहेंगे, आप कर्जा लेके चाहे ब्रिज बनाते रहे, चाहे सड़कें बनाते रहे, इस मुल्क का कोई फायदा नहीं होना है। आपका 12% टैक्स एक्सपोर्ट टू GDP था, जो इसहाक डार साहब के 4 सालों में गिर के मेरे ख्याल से 8.5-9% पर आ गया। जबकि पीपल्स पार्टी जो कि बदतरीन लोड शेडिंग, बदतरीन दहशतगर्दी, उसी दौर में उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे। इनके 4 साल में एक्सपोर्ट $1 तक नहीं बढ़ा, बल्कि कमी उसमें आई है, और परसेंटेज में तो और कमी आई है। तो अगर वही पॉलिसी पे आप मुल्क समझते हैं चला के तरक्की कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। और उसके बड़े रीजंस हैं ना। आपने अभी वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठना चाहिए, उनसे लेने चाहिए, नहीं। इसहाक डार साहब के बारे में क्रिटिसिज्म ये होता था कि वो इंडस्ट्री के लोगों की बात नहीं सुनते थे। क्रिटिसिज्म ये था कि आपने डॉलर को 100 रुपए पे रखा हुआ है, तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहते, दुनिया में आप महंगे हो जाते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं दे रहे होते, आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे होते उल्टा। इन पॉलिसीज के साथ, माजरत के साथ, ये जो बड़ी, हम तो सतही तौर पे बात करके निकल जाते हैं, 2017 वाला पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट, और इसके नताइज हमने काफी आने वाले सालों तक भुगते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। न्याई साहब, तो फिर क्या वजह है नवाज शरीफ साहब के इस बयान की? ना ही ये प्लान काबिल अमल है टेक्निकली, ना आगे जाके IMF और दीगर जो हमारी इंटरनेशनल इदारे हैं जिनके साथ कमिटमेंट्स है उसमें वो इसके ऊपर करवा सकते हैं कुछ, तो फिर क्या सिर्फ खुश करने के लिए दे रहे हैं? देखिए लीना, मेरा ख्याल है कि 4-5 साल तो हमें हो गए हैं ये इकॉनमी का, हम जो या ये इन हालात का रोना, हम हर दूसरे तीसरे महीने रिपोर्ट कार्ड पे इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करते रहे हैं। मेरा तब से लेके मौक़िफ़ एक ही है कि आप कुछ कर लें, इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम से है। और मैं हमेशा कह थक गया हूँ, लिख थक गया हूँ कि जी आपका मुआशी अदम इस्तेकाम या क्राइसिस जो होता है वो हमेशा सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से जन्म लेता है। मिसालें दे थक गया हूँ कि दुनिया के मुल्क गिनवाए हैं उंगलियों पे, कम्युनिस्ट कंट्री गिनवाई है, इंडिया की जमहूरियत गिनवाई है, गल्फ स्टेट के जो किंगडम्स गिनवाई हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी गिनवाई है। सब एक चीज़ कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उस मुल्क ने रिफ़तें पाई हैं। वो अपनी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ लेके गया। मैं इंडिया में 30-35 साल से मुसलसल आ जा रहा हूँ।
और मेरे सामने देखते देखते इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एक सियासी इस्तेकाम था, बाकी चीजें। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इसका फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन सर इस चीज को भी बताइएगा ना, सियासतदान क्या डिलीवर कर रहे हैं, या सियासतदानों की क्या पॉलिसीज है? सारी चीजें इंटरट्वाइन है। अब नाइजीरिया एक मिसाल से ले दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि यार जब कुछ तो साइटेशन दे। दुनिया का चौथा पांचवा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क था फॉर गुड 30 years। उसके हाल देख लेंगे, उनके लोग पाकिस्तान में भीख मांगते फिरे, क्यों? सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। बाकी नवाज शरीफ साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, वो 1990 की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि 2013 और 2014 के अंदर जो CPEC स्टार्ट हुआ है, अगर ये बाजवा इमरान खान के साजिशों की नज़र ना होता, मैं हकीकत कहता हूँ कि पाकिस्तान 7वें आसमान पे खड़ा होता। हमें इंडिया की तरफ मिसाल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने जो तड़का लगाया, उसके बाद FATF भी आया, फिर IMF भी आया। एक छोटी सी आसूदगी है, वो ये है कि मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से IMF आपको इस तरह तंग नहीं करेगा जो आपको चंद महीने पहले तंग कर रहा था। अच्छा। उसकी डिमांड उस तरह शायद ना हो जो चंद महीने पहले होंगी, क्योंकि उसकी कई और इंटरनेशनल जाते हैं। लेकिन एक ज़हन में बात रखें कि पाकिस्तान के पास जो अगर आप इंसेंटिव देते हैं तो एमनेस्टी कई इंसेंटिव्स होती हैं, और ना IMF को उसमें जो है कोई इतराज़ हो सकता है कि किसी एमनेस्टी के अंदर अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और काला धन जो है वो वाइट होकर सामने आ जाता है। इसका नथिंग टू विद मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या ताल्लुक है? अच्छा, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप अपने घर डिक्लेयर कर दें, हम आपको 5% टैक्स देंगे, तो IMF को क्या इतराज़ है? यहाँ होना क्या चाहिए? एक आपका इंटरनल मामला है, आपके अंदर एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, आपकी सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको आपने फिक्स करना है। उसके लिए कोई सिस्टम तो आप बना के उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। नवाज शरीफ साहब का टेक्निकली बात सही है कि 90 की पॉलिसी, मैं कहता हूँ उसके ज़्यादा मैं दोबारा रीइंफोर्स करता हूँ। 2014 से जो CPEC शुरू होने लगा था और इन्होंने साजिश की, उस वक्त राहिल शरीफ साहब शामिल था, आज बाजवा शामिल था, और उसके बाद आज पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, यकीन जाने जब भी कोई लिखेगा, समझदार आदमी इसका रियलिस्टिक एनालिसिस करेगा, पाकिस्तान को इस गड्ढे में डालने वाला है, इस मौची बुरान में डालने सर वैसे आपने बड़े इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एमनेस्टी। क्या इसको एमनेस्टी कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री में पैसा जहां से भी आए, सोर्स पूछा ही ना जाए? एमनेस्टी तो होता है ना, महदूद वक्त के लिए होता है, उसके बाद फिर रेगुलेशन होती है, आगे जाके जो भी आप पैसा उसमें लगाएंगे उसको वाइट करा लेते हैं। नहीं, एमनेस्टी है अलीना, ये एमनेस्टी कहेंगे? नहीं, मैं इसको इंसेंटिव भी कह सकता हूँ, एमनेस्टी भी कह सकता हूँ, नाम कोई दे दे। ओके ओके, और आप कह रहे बिल्कुल सही है। अब मैं सेब खा सकता हूँ? सर जरूर खाएं, आप फ्रूट चाट खाएं। ये बेनज़ीर ने मुझे तो मेरी एमनेस्टी है नियाज़ी साहब, नजर नहीं लगनी चाहिए। ये सेब जो है ये ब्लैक मनी से तो नहीं आया। मज़े साहब आप कहिएगा, आपका क्या ख्याल है? जो न्यायी साहब दो राय आई हैं हमारे पास मुख्तलिफ। शहजाद कह रहे हैं कि नहीं जी ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और ऐसे नहीं हो सकता। मियां साहब कह रहे बिल्कुल सही। मियां साहब वापस FATF लगवाना चाह रहे हैं हम पे, क्या चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ये पॉलिसी दुरुस्त है। और दूसरी बात ये कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके अगले, अगर उनकी हुकूमत बनी तो अगले फाइनेंस मिनिस्टर भी इसाक डार होंगे। तो जो 16-17 महीने में इसाक डार की पॉलिसी है, ये सवाल बिल्कुल मियां साहब से बनता है कि इन 16-17 महीने में जो आज ये बात कह रहे हैं, इन 16-17 महीने में क्यों नहीं किया आपने? इसलिए कि एक तलवार लटक रही थी और वो तलवार इसी चीज़ की थी। देखिए आप, मसला ये है कि हर चीज़ अगर हम काला धंधे से ही करना है, हमें काला धंधे ही को फ़रोग़ देना है, तो एक ज़माना था 9/11 से पहले मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा इशू नहीं था दुनिया में, लेकिन 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू है। और ये हो नहीं सकता कि इस तरह का जो धंधा हो वो उसमें 2 नंबरी ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मियां साहब बात कह रहे हैं, अगर इन्होंने ये बातें और दोहराई तो मेरा ख्याल है मियां साहब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और इसलिए कि बहरहाल इन चीज़ों को आने वाली हुकूमत के हवाले से IMF भी मॉनिटर कर रहा है कि कौन लोग आएंगे, अगली हुकूमत में कौन लोग आएंगे। तो अगर ये उनकी ये इकनॉमिक पॉलिसी वो ले डाउन करते हैं फॉर्मली, अभी तो उन्होंने ठीक है ताजरों को शायद खुश करने के लिए बातें की हैं, लेकिन अगर उनका इकनॉमिक इंसेंटिव ये है
तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब एंड मुस्लिम लीग नून जो है वो इनवाइटिंग ट्रबल। अच्छा, इसलिए कि ये अब मुमकिन नहीं रहा इस तरह की चीज़ें, और ये बातें जो ये करने की थी, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि उनका सही मानों में प्लान क्या है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते रहे हैं, कल भी ये बात की थी कि इसाक डार साहब जो अपने मुख्तसर वक्त में उन्होंने हलचल मचाई, तो उसमें कोई एक ऐसी चीज़ जो आज मियाँ साहब बात कर रहे हैं, कोई एक चीज़ बता दें कि उन्होंने उस तरफ की। और सर ये भी एक सवाल है कि क्या आगे आने वाली अगर इन लोगों की हुकूमत आती है तो इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है वही टीम है उसी तरह के फैसले करेगी, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं? ये जो चीज़ें ये अगर बात ये उनकी पॉलिसी है, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी है तो ये तो बहुत डेंजरस है। ये तो आई डोंट थिंक सो कि इसको उतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बल्कि कंसर्न शो किया जाएगा। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, मैं अक्सर वैसे इन किस्म के इकोनॉमी से रिलेटेड सवालों का जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरी ऑनेस्टली बहुत लिमिटेड नॉलेज है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई गलत बात नहीं करना चाहती। ये जो इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर लेंगे, हम आएंगे तो ये कर लेंगे, लग तो ये रहा है कि फैसले तो कोई और करेगा, आपकी तो बस सिर्फ हुकूमत होगी फॉर द फेस ऑफ इट। दूसरी बात यह है, जो दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो ये कि कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2017 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, अगर वो आज रहती तो मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। फिर कभी कहते हैं कि 90 की दिहाई में जो हमारी हुकूमत थी वो पॉलिसीज़ चल रही होती तो पता नहीं मुल्क में कितनी तरक्की होती। लेकिन जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते वो है 2022 और 2023, जब उनके अपने भाई की हुकूमत थी। और जैसे यहाँ पे सब पैनलिस्ट ने कहा कि तब की आपकी क्या पॉलिसी, भाईजान की भी उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने आज कहा है कि इतने मुश्किल फैसले किए। अलीना, हम सबको पता है कि उस वक्त हालात मुल्क में क्या थे और किस तरह हम लोग जो है वो गुजारा कर रहे थे और कितनी महंगाई थी, तो पता नहीं वो किस तरह इसका दिफा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर वैसे जैसे इलेक्शन में होता है, बहुत से ममालिक में सियासतदान जो होते हैं वो अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ बताते हैं कि आप हमें वोट देंगे, हम हुकूमत बनाएंगे तो हम आगे जाके ये पॉलिसीज़ लेके आएंगे। यहाँ पर हमें लगता है कि बार बार बताया जा रहा है कि वो जो 30 साल पुरानी पॉलिसी थी वो आप देख लें, वो बड़ी अच्छी थी, वही हम लेके आएंगे अब दोबारा जब आएंगे। तो मैं पूछना चाहूंगी, और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलता, कि आज की मुस्लिम लीग नून कौन है, क्या चाहती है और उनकी पॉलिसीज़ क्या है। ये हमें बार बार बताया जाता है कि 2013 की मुस्लिम लीग नून ने ये किया, 2017 की मुस्लिम लीग नून ने ये किया, 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून ने ये किया। आज की मुस्लिम लीग क्या करना चाहती है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनका वो किस तरह इमेजिन करते हैं कि आज जब वो हुकूमत बनाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे और वो कैसे करेंगे, इस हाइब्रिड निज़ाम में वो कैसे फैसले लेंगे। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं बहुत अहम सवाल है और आई थिंक ये बुनियादी सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिसका हम जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे डिस्कशन को। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ की तरफ से आज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से बात करते हुए एक तजवीज़ या उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। इसके ऊपर हमारे तजियाकारों में थोड़ा इख्तलाफ भी पाया जाता है। शहजाद, न्याजी साहब ने एक्सप्रेस किया ब्रेक से पहले कि ये अच्छी पॉलिसी है, ये तो बल्कि काला धन सफ़ेद करेगी, तो ऐसे ही होता रहता है। इसका जवाब देना चाहेंगे आप? अच्छा, एक तो ये कि अभी बेनज़ीर ने भी सवाल किया, इतने बड़े बड़े दावे क्यों? जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को मुतमईन करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए इस किस्म की बातें करेंगे। अवामी जलसों में जाते हैं तो आप कहते हैं बिजली सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, तो ये तो इलेक्शन गिमिक्स होते हैं। दूसरा, जो सीपैक के हवाले से बात की है, पहले उसको जरा एड्रेस कर लेते हैं। सीपैक बुरा मंसूबा नहीं था, अच्छा था, लेकिन जिस तरह हमने पावर प्लांट्स लगाए और नून लीग उसमें बड़ा फखरिया कहती रही कि हमने ये पावर प्लांट्स लगाए और वो एलएनजी पे थे, कोल पे थे। आज नून लीग की अपनी पॉलिसी सुने क्या है कि मतलब जब आप पावर प्लांट्स लगाते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। 2022 में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते साथ कहते हैं कि हमें अब लोकली जो इंपोर्टेड ईंधन है, चाहे वो एलएनजी हो या कोल हो, उस पर नहीं पावर प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए या उस ईंधन के ऊपर जाना चाहिए जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। मतलब खुद सोचें, आपने पावर प्लांट्स लगाए, 4 साल बाद आप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आज जो बिजली बढ़ रही है वो पावर प्लांट जरूरी थे, लेकिन शायद उसको स्प्रेड आउट कर सकते थे आप ओवर द ईयर्स, ताकि इतना जो बिजली का बोझ है वो आवाम पे ना पड़ता। दूसरा, अगर आप बार बार ये एमनेस्टी देते रहेंगे और आप कह रहे हैं कि आईएमएफ को इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम हमें होनी चाहिए अली ना। हम 15, 20, 25, 30, 35% टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले आए या कोई भी शख्स हो जिसके पास काला धन हो
वो 5% दे के 3% दे के हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद अपनी दौलत को वाइट कर ले, तो हम बेवकूफ हैं जो 20% टैक्स यहाँ पे करते हैं। ये फैसिलिटी उन चोरों के लिए होनी चाहिए जो सालों साल कमाते हैं और काला धन रखते हैं, कि उनको आप हर साल ये एक एमनेस्टी दे दें। इमरान खान ने 3 एमनेस्टी दे दी, नवाज शरीफ साहब भी एमनेस्टी दे दें। हाउ विल यू इंक्रीज योर टैक्स बेस? जब एक अमीर आदमी को पता है कि यार हर हुक्मरान आके पहले मुझे एमनेस्टी देगा, जो मेरे पास पड़ा हुआ है जितना मैंने डिक्लेयर करना है कर दूंगा। क्या कोई मुल्क ऐसे तरक्की करता है? मेरे सामने कोई मिसाल नहीं है। अगर आप लोगों के सामने, प्लीज मेरे सामने रखें, मुझे बताएं कि इस मुल्क ने 6 साल में 5 एमनेस्टी दी और आज देखिए कितना मुल्क तरक्की कर चुका है। अगर IMF कोई रैशनल आपको देता है तो उसकी पीछे वजह है ना, वो ये कह रहे हैं कि यार आप अपना टैक्स बढ़ाएं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, वो ये नहीं अपना काला धन डिक्लेयर ही ना करे। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इससे कौन सा मुल्क आज तक तरक्की कर चुका है या कर सकता है। न्यायी साहब, देखिए जी, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कोई बात शायद समझा नहीं पाया हूँ। ये कोई काला धन पाकिस्तान के अंदर इस तरह खौफनाक सूरत हाल नहीं रखता जिस तरीके से हम उसको बयान कर रहे हैं। कैसे पता? उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है कि हम 70 साल से ब्लैक इकॉनमी की गिरफ्त में है और उसने कैप्टिव करके रखा हुआ है। तो कर लेते 4-5 मार्शल लगाए, हर मार्शल ने अयूब खान से लेकर एमनेस्टीज आई हैं नियाज़ी साहब। इमरान खान ने इतनी इकोनॉमिक इतनी एमनेस्टी दी है। एक सेकंड शहजाद जवाब दे। जी 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 प्लीज प्लीज। हमने अलीना को बाद में कर लें, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूं। नहीं साहब, आपकी बात सुन रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं प्लीज आप कंटिन्यू करें प्लीज। आप काले धंधे को कंटिन्यू करें। अच्छा देखें जी, 4 मार्शल लगाए, हर मार्शल के पहले दिन फौज घुसी हुई है शाली मार्केट में भी और बोरिया बाजार में भी और कराची के अपना पेशावर के भी किस्सा खानी में भी, और उनके बैग भर भर के बंदे लेके जा रहे हैं। मैं तो देख देख थक गया। इशू ये है नहीं। देखें जी, मनी ये FATF कब बना था? 1985 में। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं वो कब बने थे? USA ने 1984 के अंदर बनाए थे, रेगन के दूसरे दौर में। फिर उसको 2001 में उनको इतना सख्त कर दिया गया था 9/11 के बाद, 23 अक्टूबर 2001 में, कि उसके अंदर बिल्कुल एक सुई नहीं गुजर सकती थी। क्या हमने उसके बाद एमनेस्टी स्कीम नहीं दी? हमें को पकड़ा गया, किसी ने को पूछा कि आपने क्यों दी है? एक देखें, बहुत ही अच्छी थी बुरी थी, हमने उसके मेरिट डिस्कस करते रहे। चाहिए थी नहीं चाहिए थी। 2003 के अंदर इमरान खान साहब ने एमनेस्टी ली, अपनी सारी की सारी अपनी जायदाद वाइट कराई, बहुत सारे लोग। उसके बाद कोई एक स्कीम आई है। हम हर दूसरे चौथे महीने एक एमनेस्टी स्कीम लाते थे, या दूसरे चौथे साल तो ज़रूर लाते थे। क्राइसिस ये है जी कि हमारे यहाँ एक सूरत हाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1, 2, 3 को फ़र्क करे। ये US जब मनी लॉन्ड्रिंग के पेट्रोल एक्ट बनाया था ना, पास किया था कांग्रेस ने, और 2001 में दोबारा इसको रीइंफोर्स किया था, तो US 1984 में, 83 में, 82 में, मैं आपको साइटेशन दे सकता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी। और अभी 2001 के अंदर ये लॉ बनाने के बाद ये काले डॉलर का आपने सुन रखा होगा कि जो केमिकल में आते थे और कंटेनर्स के कंटेनर लोगों ने डॉलर के देखे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। ये किसका खाते में आ रहा था? फिर आपको पता है कि 82, 83, 84 में एक तखमीने के मुताबिक पति 600 बिलियन या 200 बिलियन, 400 बिलियन, मुझे फिगर ही भूल गई है, मैं उस अमेरिका में था, पता चला था कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की मैक्सिमम ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग हुई है। ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग निकली हुई से थी कि ड्रग का पैसा होता था और इनका पैसा वाइट होता था। हमारे मामलात में नथिंग डू विद दैट। हाँ, इस तरह की स्कीमें आई ज़रूर हैं जो कि एस्थेटिक आयसोर बनी है। 91 के अंदर नवाज शरीफ की जो थी कि जी आप डॉलर लाएं, नो क्वेश्चन आस्क। बट यहाँ पे शहजाद ने एक बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप हर साल बाद एक इस तरह की एमनेस्टी देते रहेंगे, अब इतनी तवातुर से इस तरह की एमनेस्टी देते रहेंगे जहाँ पर कुछ पूछगछ नहीं होगी और जिनके पास काला धन है वो आके अपना सफ़ेद करवा लेंगे, तो टैक्स पेयर के ऊपर इसको क्या असर पड़ेगा? फिर हम क्यों टैक्स दें? लीना, मैं तो मुझे इसका जवाब देने दें। पता ही आपने शायद किससे पूछा। टैक्स पे इशू ये है कि बेसिकली तखय्युल होता है कि जब एकदम वो आ जाएगी ना, एक मकान जिसकी कोई पूछ नहीं है, मैंने किसी जगह बनाया हुआ है और बेनामा है और मैंने उसको वाइट करा लिया है, अब मैं उसके टैक्स के नेट में आ जाऊंगा। हर दफ़ा स्कीम ये हुई है कि जब देंगे टैक्स नेट बढ़ जाएगा। बढ़ा नहीं बढ़ा,
क्वालिटी ठीक थी नहीं थी। अच्छा, अब हम नई आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, नई हुकूमतें, नई पॉलिसीज़, इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान ज़रा डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं पुराने सियासतदानों को घर बैठना होगा और नई क़यादत को, नई सियासत को आने की मौका देना होगा। मगर साहब क्या कहना चाहते हैं बिलावल साहब? बिलावल साहब बताएं वो क्या कहना चाहते हैं और किसकी तरफ इशारा है? आपको किसकी तरफ लगा? देखिए वो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन ये जो अभी न्याजी साहब बात कर रहे थे, मज़े साहब इज अ यंग मैन, मज़े साहब की तरफ इशारा है। देखिए अभी जो न्याजी साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में 40 साल में जी 40-50 साल में सिवाय 2 नंबरियों के कुछ नहीं हुआ। ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, 70 आर्म साल से। स्मगलिंग, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। आपने पाकिस्तान को एक सस्पेक्ट कंट्री बना दिया ये सारे काम करते हुए। और जिन्होंने ये धंधे किए उनको एमनेस्टी देते जाओ, जिन्होंने ये धंधे किए उनको रिलीफ देते जाओ। बाकी जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, उस पर आप टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, बाकियों को आप क्लीन करते जाओ। इस वक्त जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, ये नहीं है कि कौन किस उम्र में पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन उसमें है। अगर प्रॉब्लम ये है और इशू ये है कि किसका विजन क्या है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से विजनरी लीडर्स नहीं हैं जो आगे की बात करें, जो एक विजन पेश करें। ये मसला नहीं है कि ये घर बैठ जाएं 3-3, 4-4 मरतबा। भाई आपने क्यों फिर ये अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में? 2 टर्म तय हो गई थी ना, तो 2 टर्म को रिलैक्स किसने किया था और क्यों किया था? चीज़ ये नहीं है, चीज़ ये कि आप कोई विजन तो दें कि आपका विजन क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का विजन क्या है। आप ये कहना चाह रहे हैं बिलावल साहब नौजवान तो हैं लेकिन उनका विजन जो है वो नहीं नजर आ रहा है। देखिए कोई आप विजन ये कहना कि जी कोई 70 साल का है, 70 साल का आदमी एक अच्छा विजन दे देता। दुनिया में देखें ना, आज बाइडेन दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, अभी लड़ रहे हैं ना, किस एज में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप किसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उसकी पॉलिसी सही है, गलत है, किसी की पॉलिसी क्या है। बज़ाहिर क्या लगता है, अगर बिलावल भुट्टो का ये इशारा है कि 70+ के पॉलिटिशियन रिटायर हो जाएं, तो उनका इशारा क्या जरदारी साहब की तरफ है, उनका इशारा क्या मियाँ साहब की तरफ है, उनका इशारा क्या इमरान खान साहब की तरफ है, और भी बहुत से लोग हैं। तो जो यंगर जनरेशन है वो ज़रा बताएं ना, यंगर जनरेशन का पॉलिटिकल विजन क्या है? बेनज़ीर आपकी क्या राय है इस सवाल पर? अलीना देखिए, इन थेरी तो ठीक है, बात ठीक है नौजवान क़यादत को। वैसे मैं जानना चाहूँगी पीपल्स पार्टी क्या कर रही है नौजवान क़यादत को आगे लाने के लिए, सिवाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, और कौन यंग लीडरशिप है पार्टी में? ठीक है, और ये होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अंडर द एज ऑफ 25 है और उनकी कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती पार्लियामेंट में। पिछली बार मेरे ख्याल से मुश्किलों से शायद 2 पार्लियामेंटेरियन से, एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे और एक और थे जिनकी 30 साल उम्र थी। बाकी जो होती है कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उनके हवाले से पॉलिसीज़ बनानी होती है, कानून बनाने होते हैं। तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो इन थ्योरी तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आई थिंक हमारे मुल्क में इस वक्त ये नहीं है कि कौन चौथी बार या तीसरी बार वज़ीर आज़म बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। जो भी उनकी विजन होती है, जैसे मज़े साहब कह रहे हैं, वो विजन ट्रांसलेट नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 साल बाद जो है वो उनको घर भेज दिया जाता है या 3 साल बाद उनको घर भेज दिया जाता है। तो इन थ्योरी ठीक है, लेकिन एक और बात भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कहना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नई जनरेशन से हैं पीपल्स पार्टी में। अच्छा, वो कभी कभी होता है कि वो ज़रदारी साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ एक राय ले लेते हैं। मरीम नवाज शरीफ भी एक नई जनरेशन है मुस्लिम लीग नून में, लेकिन हमने अभी तक उनकी सियासत क्या है हमने ये नहीं देखा। उनकी जो भी अभी तक सियासत है वो पूरी की पूरी उनके वालिद के बारे में है और नवाज शरीफ साहब के बारे में। वो खुद क्या राय रखती हैं, वो खुद क्या पॉलिसीज़ चाहती हैं, और जाहिर सी बात है अगली हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून ने जीती तो उनका कोई ना कोई किरदार होगा। तो ये जो सिर्फ कह देना कि एक नौजवान लीडरशिप को लाना चाहिए मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है। ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनका विजन क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। शहजाद, क्या उस तरह से नई क़यादत खुलकर सामने आई है जिस तरह से, या उनकी पॉलिसीज़, उनका तर्ज़ सियासत, या बैगेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि वही हम ख़ानदानी सियासती, मौरूसी सियासत देख रहे हैं अभी तक? अच्छा, एक तो मुझे लगता है बिलावल साहब ऑब्वियसली टारगेट कर रहे थे कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो बयान है वो टारगेट करता है अपने उनके वालिद साहब को, एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी। फरियाल तालपुर साहिबा मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा बन चुकी होंगी नेशनल असम्बली की मेंबर,
तो उन सबको फिर ये टारगेट करता है ना कि उनको भी घर बैठ जाना चाहिए अगर सियासत नौजवानों के हाथ में देनी है। और अभी आपने रिसेंटली देखा था जब पीपल्स पार्टी को भी कुछ मसाइल हो रहे थे सियासी तौर पे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उनकी कोर कमेटी ने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब के सुपुर्द करते हैं सारे मामलात और वो बात करेंगे ऊपर जिससे भी उन्होंने करनी है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। तो मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ को टारगेट करना चाहते हैं कि वो चौथी मरतबा ना बने, तो उनको चाहिए कि पहले फिर जरदारी साहब की सियासत से भी दूर हो या जरदारी साहब को भी घर बैठने का मशवरा दें, ताकि जो भी पॉलिसी हो पीपल्स पार्टी की जिसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है कि कभी वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से करीब हो जाएं, कभी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एक क्लैरिटी नजर आए लोगों को। कहते हैं कि नहीं वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन फिर सीसीआई में जाके इंडोर्स भी कर देते हैं मरदमशुमारी को, उसी मरदमशुमारी को जिस पे वो एतराज़ात उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रडिक्शन की जो पॉलिसी है ये इसीलिए है क्योंकि जरदारी साहब जो है वो कहते हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, सबको लेके साथ चलना चाहते हैं, मुफाहमत के बादशाह हैं। और बिलावल साहब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जब मामलात ख़राब हो रहे हो कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लें, स्पेशली जब उनको लग रहा होता है कि उनके ऊपर उनके साथ सहूलतकारी नहीं हो रही है, उनके मुखालफिन के साथ वही जो हम देखते आ रहे हैं खेल बाकी पार्टीज में भी। एडवाइस तो पहले घर से शुरू करें ना, अगर वो चाहते हैं कि जो पुराने सियासतदान है घर पे बैठे, उन्होंने अपनी सियासत कर ली है। जब इलेक्ट होके आएंगे तो उनके साथ काबीना जो होगी उसमें कौन कौन होगा, क्योंकि नए चेहरे तो हमें एकाध कई नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी में आज भी आसिफ अली जरदारी साहब ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब ने, और आपने सुना होगा बल्कि असेंबली में खुद उन्होंने कहा था, बिलावल साहब ने, उस पर किसी को स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बिलावल साहब ने खुद कहा था कि मैं उनसे कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से कि ऐसी सियासत करें कि उनके जो आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे जो है उनके लिए मुश्किल ना क्रिएट हो। बिल्कुल सही, ठीक है। न्यायी साहब आपकी क्या राय है? मैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा कि मुझे बिलावल साहब की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी क्या ख्वाहिश है? सर मेरी तो कोई, मेरा तो सवाल है। देखें हम किसी आइन के तहत चले या नहीं चल रहे, या मेरी और बेनज़ीर की राय के ऊपर आपने मुल्क का निज़ाम चलाना है। बिलावल साहब से कह दें कि 2/2 मेजॉरिटी ले आए तो ये मिन्नत कर ले और कोई गुजारिशात नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि जब आइन की एक पहले मुशर्रफ ने अपनी सहूलत के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए नवाज शरीफ और बेनज़ीर पे या नवाज शरीफ पे वहाँ वो एक लगा दी कदगन कि जी 2 दफ़े से ज़्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। कोई पाकिस्तान का मुस्वाद नहीं था। अब जब आईन पाकिस्तान में कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये हम पता नहीं क्यों ऐसी बहस करते हैं। जो आईन जिस बात की इजाज़त देता है, हम मावराए आईन एक फैसला कर रहे हैं कि इसके बाद भाई इस तरह की एहतरामी माननी चाहिए। बिलावल साहब आप 2/3 मेजॉरिटी ले और जिन जिन का नाम आपने बनाना वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम लिख दें। आपकी ख्वाहिश का एहतराम मैं ज़ाती तौर पर करने पर तैयार हूँ, अलीना भी मेरा साथ देने पर तैयार है, लेकिन हम बेबस है कि आईन पाकिस्तान इस मामले में कोई तखसीस नहीं रखता। अच्छा ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा। उसके बाद हम एक दिलचस्प सवाल है, सोशल इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज नौशेरा में JUIFA का जलसा था और इस मौके के ऊपर जो गर्ल्स स्कूल था उसको बंद करने का फ़ैसला किया गया और ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्या इस तरह जलसे जुलूसों के लिए ये फैसला, स्कूल्स बंद करना, तालीमी इदारों को बंद करना या आवाम के लिए किसी तरह से भी रुकावट खड़ी करना, ये दुरुस्त कदम है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये हमने सवाल रखा है। बेनज़ीर, आई बिलीव आपकी कुछ रिसर्च भी है इसके ऊपर, हमें प्लीज़ सबसे पहले बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपके पास इस सिलसिले में और क्या ख़बर है? अलीना, मेरी DC नौशेरा जो है उनसे आज बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वो एक ही स्कूल है जो अभी हमने बंद किया है, और वो स्कूल इसलिए बंद किया है क्योंकि जो वेन्यू दिया गया है JUIF को अपने जलसे के लिए वो बिल्कुल उसके एंट्रेंस पे है स्कूल। तो उनकी राय ये थी कि देखें, अगर हाँ सिक्योरिटी का एक तो बहुत मसला बनेगा और वो जो बच्चे हैं उनका आना जाना, वालदैन का, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, इस पर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कोई और उनको वेन्यू दे देते जलसा करने के लिए, ज़रूरी तो नहीं था आप उनको ये दें जहाँ पे स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 ही वेन्यूज़ हैं उस तहसील में जो हम दे सकते थे, और ये एक ऐसा था क्योंकि JUIF के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन पर 2 हमले हो चुके हैं। सबसे आखिर में अभी ये बाजोड़ में हुआ था अगस्त में,
तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा वेन्यू था जहाँ पे हम एग्ज़िट और एंट्री जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है। लेकिन आखिर में अलीना, और ऐसा होता भी रहा है, आपको याद है PTI का लॉन्ग मार्च हुआ था तो लाहौर में मुझे याद है स्कूल बंद हो गए थे, ख़ासतौर पे उस रूट पे जो स्कूल थे वो सारे बंद हो गए थे, कॉलेजेस भी बंद हो गई थी। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी राय में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। बेहतर होता अगर इंतज़ामिया जो है वो ये फैसला करती है कि ये आप जलसा करें, ज़रूर करें, लेकिन आप इतवार के दिन कर लें ताकि स्कूल हमें बंद ना करना पड़े। अच्छा मज़हर साहब, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। एक तरफ तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है और बिल्कुल जायज़ सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अब जलसों जुलूसों का ही मौसम है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, ये तो हर दूसरे दिन की एक्टिविटी होगी। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न है तो जलसा क्यों नहीं पोस्टपोन किया? थ्रेट्स तो जलसे को होगी ना, तो जलसा पोस्टपोन होना चाहिए ना। आप स्कूल बंद कर दें, आप प्लेग्राउंड में जलसे, यहाँ तो कोई पार्क में जलसे हो रहे हैं, कोई हमारे यहाँ ना सिविक सेंस है, ना बेसिक ये चीज़ है, ना वो पॉलिटिकल पार्टी जो जलसा कर रही है वो खुद ये सोचती है ना कि भाई आप एक कितने प्लेग्राउंड हमारे यहाँ जलसे की नज़र हो गए, कितने पार्क हमारे यहाँ जलसे की नज़र हो गए। कोई परवाह ही नहीं होती कि जी उसके बाद उस पार्क पे लाखों रुपए दोबारा लगते हैं उस पार्क को दोबारा मेंटेन करने के लिए। स्पेसिफिक जगहें होनी चाहिए, स्पेसिफिक सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होने चाहिए अगर जलसे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इससे हमारे लोगों की प्रायोरिटीज़ का पता चलता है कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कल ANP जलसा यहाँ करने की कोशिश करेगी तो फिर स्कूल बंद होगा। परसों मुस्लिम लीग, जलसों का मौसम है ना, अब तो जलसों का मौसम है तो जलसों के मौसम की जगह का तयन करें ना। उस जगह में क्या आप सारे स्कूल बंद कर देंगे, सारे कॉलेज बंद कर देंगे? अब स्मोक का ले लें, आप फर्ज करें स्मोक का ले लें, आप उसकी बेसिक चीज़ों को नहीं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों स्मोक है? आप मुझे बताएं कितनी गाड़ियों के, कितनी बसों के, मिनी बसों के में नॉन मेंटेनेंस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, सही है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है। बसों को बंद कर दें ना, जो बसें धुआं छोड़ती हैं। लेकिन फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बसेस, भाई तो उनको वो कहे ना कि वो नए इंजन लगवाएं। हाँ, नहीं वो करें, बजाय इसके कि आप मार्केट बंद करवा दें। ये जो हमारे यहाँ रवैये हैं कि हमारे यहाँ जो प्रायोरिटीज सेट होती है कि आप इलेक्शन का ले लें, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, वर्किंग डे होगा, उस दिन आप छुट्टी करेंगे, कितने अरबों रुपए का नुकसान होगा? क्यों नहीं आपने 11 को या 16 को किए इलेक्शंस, जिस दिन संडे था? इतवार के रोज क्यों नहीं? मुझे कोई लॉजिक बता दें 8 फरवरी के इलेक्शन की, कोई लॉजिक बता दें कि वर्किंग डे पे इलेक्शन के लिए कौन सा कंसेंस, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपने उस दिन छुट्टी करेंगे आप पूरे मुल्क में, अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा 11 तारीख और 16 तारीख में क्या हर्ष था? सदर साहब ने कहा था ना, कोई भी किसी ने भी कहा, वो मंतक तो बता दें मुझे, सदर साहब मंतक बता दें जिन्होंने कहा है अगर ये कि 8 फरवरी का, कि उन्होंने इतवार के बजाय एक वर्किंग डे को क्यों चुना? यही यहाँ जलसे जुलूसों का मसला है। एजुकेशन बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, प्लेग्राउंड खत्म कर दें। शहजाद अलीना, देखें, आंसर करने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। ऑब्वियसली स्कूल नहीं बंद होना चाहिए, जलसे का वेन्यू चेंज कर दें या इतवार को जलसा कर लें, स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से हम इसको जब ये कहते हैं ना कि देखें, ये मिसाल हम देके करते हैं कि देखें हमारा फोकस नहीं है एजुकेशन की तरफ, कोई बहुत छोटी सी मिसाल। मैं एक सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, ये वर्ल्ड बैंक की अभी 2 महीने पहले एक और रिपोर्ट भी आई है। 2.5 करोड़ 244 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वेयर चिल्ड्रन आर आउटसाइड द स्कूल, सेकंड हाईएस्ट पर है। मतलब इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है कि हमारे मुल्क में तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाती? मतलब जहां आप कह रहे हैं कि टोटल तादाद 5-6 करोड़ होगी बच्चों की, शायद से भी कम हो, टोटल जो स्कूल गोइंग है उनमें से आधे बच्चे बाहर हैं, वो स्कूल ही नहीं जाते। अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो या कोई भी शख्स ये समझता है कि वो इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकता है, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। जिस मुल्क का मुस्तकबिल ये हो कि अनकरीब ये 2.5 करोड़ बच्चा जो कि स्कूल गोइंग में नहीं है, वो यूथ में डेवलप होंगे,
वो रोजगार के लिए शायद निकलेंगे, और ना आपके पास रोजगार है, ना आपने उनको इतनी बेसिक तालीम दी है स्कूल की, और आप ये कहते हैं कि हम 6% जीडीपी ग्रोथ दिखा के, हम फला करके, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स फ्री करके मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे। हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता जो ये सोचता है। ये 2.5 करोड़ बच्चा, आई मीन कैन यू बिलीव इट, मतलब ये अफ्रीका के मुल्कों में नहीं है इतनी परसेंटेज। हाँ, लोगों की पॉपुलेशन एग्जैक्टली है वहां पे डेवलपिंग स्टेट जिनको आप कहते हैं कि जहां खाने पीने को नहीं है, वहां ये हाल नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप, ये तो बड़ी छोटी सी मिसाल है कि जलसे की वजह से स्कूल बंद कर दिया, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। हमने तालीम पे कभी तवज्जो ही नहीं दी है, और बदकिस्मती ये है कि आज भी हम शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमने वो पहला कदम नहीं उठाया है, वो आज हम उठाएंगे तो शायद कहीं पीछे ही रह गई हमारी प्रायोरिटीज में। आपको लगे कि आप अपने तालीम के निजाम को किसी एक रीजनेबल कंट्री के स्टैंडर्ड पे लेकर आए। पता नहीं क्यों रियलाइज ही नहीं कर रहे, बहुत बड़ा अलमिया ये। न्याजी साहब, आपकी राय? देखिए जी, मैं तो इस बात का विक्टिम रह चुका हूँ। एक बात पुरानी है, एक कहानी है। दिसंबर 1964 मैं जूनियर मॉडल स्कूल मियांवाली पढ़ता था, 11 साल उम्र। फातिमा जना मियांवाली जलसा करने आई, हमारा स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल के बिल्कुल ऐन सामने, गेट के सामने मोहतरमा फातिमा जना साहबा का स्टेज लगा। हमारे स्कूल के अंदर जो ख्वातीन को जलसा सुनने आई थी, जो कि जौक दर जौक एक फॉरवर्ड था, पूरा शहर उमड़ के आ गया था, पूरा इलाका, पूरा जिला उमड़ के आ गया था। वो अंदर ख्वातीन थी, बाहर थे जो है बाहर जो थे मर्दों का बंदोबस्त था। जी जी। बात यह है कि बात तो नामुनासिब है, सिविलाइज सोसाइटी में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं जियो की दाद देता हूँ कि ये वो पता नहीं किन मसलों में पाकिस्तान को के उन मसाइल में ऐसे उठा रहे हैं जो कि जब तक पूरा मुआशरा जो है वो कवर नहीं लेता, बजाय सिस्टम ऊपर जाने के सिस्टम नीचे जा रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे क्राइसिस है कि बंदा कहता है कि जी काश वही ठीक हो जाते, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फिर हम कोई सरफ नज़र कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कोई अनहोनी है, न पहली दफ़ा हो रही है, न आखिरी दफ़ा हो रही हैं। सर, क्या क्या चल रहा है अभी तो आपकी राय का एहतराम सर, आपकी राय का एहतराम मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी, लेकिन अगर बच्चों के स्कूल का हर्ज हो रहा है किसी वजह से, हम रोज़ सियासत की बातें करते रहते हैं, हम रोज़ पावर पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है करते हैं, लेकिन अगर तालीम पे तवज्जो नहीं दी जा रही और हमारे सियासतदानों का, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका रवैया भी यही है कि उनको कोई फिक्र भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए और है। तो हम जिस भी मौका हमें जैसे भी मिलता है, आई थिंक इसको डिस्कस करना चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।